गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अलका चौहान, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। मैं आज आपको जिस विषय पर चर्चा करूंगी वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जो कि सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर का विषय है, टॉपिक है। और इसको प्रस्तावना को उद्देशिका या इंग्लिश में प्रीएम्बल कहते हैं। प्रस्तावना संविधान का सार मानी जाती है। इसके द्वारा संविधान का दर्शन होता है। प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में सामान्यतः एक प्रस्तावना होती है, जिसके द्वारा संविधान के मूल उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है। इस प्रस्तावना का मुख्य प्रयोजन संविधान निर्माताओं के विचारों और उद्देश्यों को स्पष्ट करना होता है, जिससे संविधान की क्रियान्विति तथा उसके पालन में संविधान की मूल भावना का ध्यान रखा जा सके। प्रस्तावना संविधान के आदर्शों आकांक्षाओं को प्रकट करती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान में जुड़ा हुआ एक श्रेष्ठ आभूषण है। यह तो भारत के प्रजातांत्रिक गणतंत्रात्मक राज्य का एक संक्षिप्त लेकिन सारपूर्ण घोषणा पत्र है। संविधान के गौरवपूर्ण मूल्यों को संविधान में इस प्रकार रखा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को मैं इस तरह से बताना चाहूंगी। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ और शब्द और भावों को जोड़ा गया, और अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार से है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। ये जो भी इसमें व्यक्त किए गए भाव हैं, सर्वप्रथम पंडित नेहरू के द्वारा संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में 13 दिसंबर 1949 के उद्देश्य प्रस्ताव में अपनाए गए थे। पंडित नेहरू का ये उद्देश्य प्रस्ताव राष्ट्रीय आंदोलन के लक्ष्यों तथा महात्मा गांधी के विचारों और भावनाओं पर आधारित था। इस प्रस्तावना के मुख्य जो तत्व हैं उनको हम इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे हम भारत के लोग, प्रस्तावना में हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसका इन शब्दों का जो प्रयोग हुआ है उससे तीन बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो ये कि भारतीय संविधान के द्वारा अंतिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता में निहित की गई है। दूसरा, संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि हैं। और तीसरा, भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है और भारतीय जनता ने ही इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। संविधान सभा सही रूप में भारतीय जनता की प्रतिनिधि थी और प्रस्तावना में व्यक्त शब्द जैसे हम भारत के लोग न केवल भावात्मक दृष्टि से वरन यथार्थता भी सत्य है। इस शब्दों के विषय में डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि मैं समझता हूं कि प्रस्तावना इस सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा अनुसार ये प्रकट करती है कि इस संविधान का आधार जनता है और इनमें निहित प्राधिकार और प्रभुसत्ता सब जनता से ही प्राप्त हुई है। हम भारत के लोग शब्द का एक अंतर्निहित अभिप्राय यह भी है क्योंकि भारतीय जनता ने संविधान को निर्मित और स्वीकृत किया है, इसलिए भारतीय संघ का कोई एक राज्य अथवा अवयवी एकाकों का समूह न तो संविधान को समाप्त कर सकता है और न ही संविधान के सभा के द्वारा निर्मित संघ से संबंध विच्छेद कर सकता है। दूसरा जो तत्व है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इन बातों को हम स्पष्ट करेंगे।
संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि 26 जनवरी 1950 को से भारत की अधिराज्य की स्थिति समाप्त हो गई और भारत संयुक्त राज्य अमेरिका या स्विट्जरलैंड की भांति ही एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो गया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है भारत आंतरिक और बाहरी दृष्टि से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वो किसी भी विदेशी सत्ता के अधिकार में नहीं है। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी स्वतंत्रता पूर्वक अपनी विदेश नीति का आचरण कर सकता है और किसी के दबाव में आकर किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है। भारतीय संविधान में समाजवादी राज्य घोषित किया गया है, जिसमें कि संविधान सभा के सदस्यों का विचार था कि संविधान को किसी एक विशेष दर्शन के साथ जोड़कर विवाद का विषय न बनाया जाए और फिर 1976 में एक शब्द जोड़ा गया, वो था समाजवाद, और भारत में समाजवाद के पर आधारित मॉडल को अपनाया गया है। इसके साथ ही भारतीय संविधान के द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थिति दी गई है, जिसमें कि कोई भी धर्म राज्य धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों को समान आदर और सम्मान प्राप्त होगा। लोकतंत्रात्मक राज्य से अभिप्राय है कि भारत में संपूर्ण जो अंतिम प्रभुसत्ता है वो जनता में निहित होगी और जनता के प्रतिनिधियों के आधार पर ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का संचालन होगा। ब्रिटेन जैसे कुछ देश जो लोकतांत्रिक राज्य हैं, वहाँ पर जो राज्य का प्रमुख है वो वंशानुगत है, लेकिन भारत में इस पद्धति को न अपनाते हुए इस व्यवस्था को नहीं अपनाया गया और भारत में एक विशेष जो प्रस्तावना का खास तत्व है वो है गणराज्य यानी रिपब्लिक। भारतीय राज्य का गणतंत्रात्मक स्वरूप ये स्पष्ट करता है कि भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी यानी कि राष्ट्रपति वो वंशानुगत नहीं होगा और वो अप्रत्यक्ष रूप से ही लेकिन वो जनता द्वारा निर्वाचित होगा। इस प्रकार भारत के ये जो प्रमुख प्रस्तावना के तत्व हैं वो भारत को एक अन्य लोकतांत्रिक देशों से अलग बनाते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रावधान किया गया है। इसके द्वारा भारतीय संविधान में इस व्यवस्था को अपनाया गया है कि सभी नागरिकों को इन तीनों ही क्षेत्रों में न्याय प्राप्त होगा, चाहे वो सामाजिक न्याय हो जिसमें कि किसी जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, नस्ल, संपत्ति यानी किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और इसमें सभी नागरिक, भारत के सभी नागरिक स्वतंत्रता के साथ साथ समानता भी उनको प्राप्त होगी। आर्थिक न्याय का मतलब ये है कि जो सभी भारत के नागरिक हैं उनको समान रूप से आर्थिक क्षेत्र में रोजगार और भरण पोषण का अधिकार प्राप्त होगा और कोई विशेषाधिकार किसी को प्राप्त नहीं होगा। आर्थिक विषमताओं का अंत होगा और मूलभूत आवश्यकताएं सभी को प्राप्त हो, इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। ऐसी व्यवस्था का अंत कर दिया जाना चाहिए जिसमें कि कुछ साधन संपन्न व्यक्तियों के द्वारा बहुसंख्यक साधनहीन व्यक्तियों का शोषण किया जाता हो, तो शोषण रहित समाज की स्थापना हो और समान उत्पादन वितरण हो। इसी आधार पर सामाजिक न्याय के सिद्धांत को अपनाया गया है और जिसका लक्ष्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना और समाजवाद के ढांचे को स्थापित किया जाना। राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्र और समान रूप से भाग लेने का अवसर होगा। वयस्क, मताधिकार और धर्म, जाति, वर्ण, लिंग आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा और सभी राजनीतिक क्षेत्र में अपनी भागीदारी निभाने के लिए समान रूप से स्वतंत्र होंगे। इन तीनों ही आधारों पर स्वतंत्रता और समानता का उल्लेख हमारी प्रस्तावना में किया गया है और समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के लिए न केवल अन्य व्यक्तियों के समान वरन विशेष सुविधाओं की व्यवस्था भी की गई है ताकि उनको भी समाज के
समानता की धारा में लाया जा सके। भारतीय संविधान के द्वारा प्रजातांत्रिक व्यवस्था और वयस्क मताधिकार को अपनाकर राजनीतिक न्याय को स्थापित किया गया है। भारतीय संविधान में 3 तत्व और हम स्पष्ट करेंगे, वो है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, जिसके द्वारा भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, जिसके द्वारा वो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त करता है और स्वतंत्र न्यायपालिका की धारणा को अपनाया गया है, जिसके द्वारा संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता की रक्षा की जा सके। समानता स्वतंत्रता की पूरक है और हमारे संविधान निर्माताओं ने समानता को 2 आयामों के आधार पर अपनाया, एक तो प्रतिष्ठा की समानता और दूसरा अवसर की समानता। अवसर की समानता वह साधन है जिसके आधार पर प्रतिष्ठा की समानता को प्राप्त किया जा सकता है। हमारे संविधान का अंतिम आदर्श भ्रातृत्व या बंधुता है और इसकी प्रेरणा से ही भारत में 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों के सार्वलौकिक घोषणा पत्र के प्रथम अनुच्छेद को स्थापित किया गया, जिसमें कहा गया है कि सभी मानव स्वतंत्र उत्पन्न हुए हैं और सम्मान तथा अधिकार में समान हैं। उन्हें प्रकृति से विवेक और विश्वास प्राप्त हुआ है और उनके द्वारा एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना के आधार पर आचरण किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक और तत्व है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। हमारे संविधान निर्माता भारत की विविधताओं के अंतर्गत मूलभूत रूप में विद्यमान एकता से परिचित थे। वे चाहते थे कि भारत के नागरिक क्षेत्रीयता, प्रांतवाद, भाषावाद और संप्रदायवाद को महत्व न देते हुए भारत की राष्ट्रीय एकता के भाव को अपनाएं। इसलिए संविधान का बंधुता का आदर्श 2 आधारों पर टिका है, एक तो राष्ट्र की एकता और व्यक्ति की गरिमा। हमारे संविधान निर्माताओं के मन और मस्तिष्क में इस देश के समस्त नागरिकों के लिए बंधुता और इसके साथ ही राष्ट्र की एकता के विचार का बहुत अधिक प्रभाव था और इसी कारण उन्होंने संघात्मकता के बावजूद एकल नागरिकता के आदर्श को अपनाया। इस प्रकार ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रस्तावना के शब्द बहुत ही पवित्र होते हैं, उन्हें न्याय योग्य स्थिति प्राप्त होती है और इसके संबंध में न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर के शब्द थे कि प्रस्तावना अपने आप में न तो शासन की शक्ति का एक स्रोत होती है और न ही शासन को किसी शक्ति से वंचित करने का साधन। इसलिए प्रस्तावना के आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये मूल उद्देश्य होते हैं संविधान के और इसके द्वारा उसकी व्याख्या की जा सकती है। भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव का कहना था कि प्रस्तावना संविधान के आदर्शों और आकांक्षाओं को बताती है। इसी तरह न्यायाधीश महाजन ने गोपालन बनाम मद्रास राज्य में कहा था कि धारा 22(5) जो की व्याख्या उन्होंने की थी, उसका समर्थन संविधान की प्रस्तावना में अभिव्यक्त शब्दों से होता है। ये प्रस्तावना हमारे संविधान को उत्कर्ष रूप प्रदान करती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना आज तक के अंकित इस प्रकार के प्रलेखों में सबसे अधिक श्रेष्ठ है। ये हमारे संविधान की कुंजी है और संविधान का सबसे श्रेष्ठ अंग है।